गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो कल टॉपिक हमने किया था ऑन्कोलॉजी, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें कितने पार्ट हो गए थे? सर्जिकल, बिनाइन, मैलिग्नेंट ट्यूमर तक हो गया था। वार्निंग साइन हो गए थे, कैंसर के ग्रीडिंग, स्टेजिंग, TNW हो गया था। अब हम बात करते हैं बायोप्सी भी हो गया था, सर्जिकल ट्रीटमेंट था वो भी हो गया था। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या होता है कैंसर का? बायोप्सी क्या था जो हमने कल पढ़ा था? बायोप्सी था डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कर लिया जिससे हमें पता चल गया, क्या पता चला? क्या पता चलता है डायग्नोसिस से? पता चलता है कि कैंसर है। डायग्नोसिस इसीलिए किया जाता है ना, बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी 3 प्रकार की थी। पहली कौन सी थी? रेस्पिरेशनल का मतलब रेस्पिरेशनल बायोप्सी गन के द्वारा बिना कोई प्रकार का इंसिजन लगाए बिना ही सैंपल के लिए सेल का छोटा सा पीस ले लेना। सेकंड वन था इनसीजनल, और थर्ड वन कौन सा था? एक्सीजनल। एक्सीजनल में क्या करते हैं? ट्रीटमेंट उसका नहीं हो सकता क्योंकि स्टेज उसकी ऐसी है, बट पेशेंट को कुछ रिलीफ करने के लिए, थेराप्यूटिक रिलीफ करने के लिए सारे ट्यूमर को हम रिमूव कर देते हैं। वो थी लास्ट वन थेरेपी। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, जो कि आपने सुना होगा। रेडिएशन थेरेपी, जो कि कैंसर पेशेंट को इसके अंदर दिया जाता है। अब इसके अंदर रेडिएशन थेरेपी के अंदर यूज किसका किया जाता है? इसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैंसर थेरेपी में किस सोर्स का यूज किया जाता है, तो यहां पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है उस सोर्स का हम यहां पे यूज करते हैं रेडिएशन थेरेपी के अंदर। और इसको एक्सीलरेट कौन करेगा? इसको स्टार्ट करता है कोई रेडिएशन थेरेपी को। रेडिएशन थेरेपी जब देते हैं ना, कुछ सोर्स होते हैं। अब रेडिएशन कैसे दिया जाएगा? रेडिएशन एक प्रकार से फायर होती है, ठीक है। वो कुछ केमिकल होते हैं जो इसके सोर्स का काम करते हैं, जिसके अंदर केमिकल है। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, फोटोन और प्रोटॉन। इन चीजों का रेडिएशन थेरेपी के अंदर यूज किया जाता है। जो एक प्रकार से ये मान लो, रेडिएशन थेरेपी देने के लिए जिस मेडिसिन का यूज किया जाता है, हम उनको मेडिसिन का नाम दे देते हैं, याद करने में आसानी रहेगी। इन्हीं को बोला जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। यही रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, प्रोटॉन। अब इनका यूज करने का तरीका अलग अलग है। अगर कैंसर सेल अगर सुपरफिशियली है तो किसी और चीज का यूज किया जाएगा, उससे थोड़ा डीप है तो किसी और चीज का, और बहुत ज्यादा डीप है तो इनमें से किसी और चीज का यूज उसमें किया जाएगा।
अब इसको स्टार्ट कौन करता है, इनको स्टार्ट कौन करेगा, तो इसको स्टार्ट करता है लाइनर एसिलरेटर, LINEAR। ये क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, लाइनर एसिलेट, जो इसको यूज करते हैं रेडिएशन थेरेपी के अंदर, पूछा जा सकता है। ये बठिंडा के एम्स बठिंडा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इतना हो गया, लिख लिया आपने? अगर सुपरफिशियल कैंसर है तो वहां पे दो जो आइसोटोप है उनका जो है यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का। ये सुपरफिशियल कैंसर सेल के ट्रीटमेंट को रेडिएशन थेरेपी में देने के लिए इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का जो है यूज किया जाता है। अगर कैंसर सेल थोड़ा सा डेप्थ में है तब हम फोटोन का यूज किया जाता है, और अगर बहुत ज्यादा डीप डेप्थ के अंदर है तो हम प्रोटॉन का यूज करते हैं। टोटल 4 प्रकार के जो आइसोटोप हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को सुपरफिशियल कैंसर के लिए यूज करेंगे, फोटोन को थोड़ा सा उससे डीप है तब हम यूज करेंगे, और जो प्रोटॉन है बहुत ज्यादा डीप है, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गन के अंदर है, तो हम प्रोटॉन आइसोटोप का हम यहां पे यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं ये जो चीजें हैं इनको जो स्टार्ट करेगा, तो रेडिएशन एक्टिव आइसोटोप जो सब्सटेंस है जो कैंसर को ट्रीट करने में यूज किया जाएगा, इसको स्टार्ट कौन करेगा? इसको स्टार्ट अभी आपको बताया था, लाइनर एसिलेटर। इसको आप अंडरलाइन कर लो या ब्रैकेट के अंदर रख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो इसको स्टार्ट करता है। अब हम बात करते हैं इसकी डोज की। कि वो कितनी होती है। ये 2 प्रकार का होता है। पहला है RADS, रेड्स बोलते हैं इसको, और सेकंड वन है ग्रे, रेड्स एंड ग्रे। इसको बोला जाता है रेडिएशन अब्जॉर्ब डोज, रेडिएशन अब्जॉर्ब डोज। ये जो ग्रे, जो इसकी जो डोज है, एक ग्रे इक्वल टू 100 सेंटीग्रेड, 1 ग्रे इक्वल टू 100 सेंटीग्रेड। और जो ये रेड है वो होता है 1 रेड
इक्वल टू 1 सेंटीग्रेड। 1 रेड इक्वल टू 1 सेंटीग्रेड, ये इसकी डोज होती है। और एक्चुअल जो अमाउंट इसमें जो पूछा जा सकता है कि टोटल डोज कितनी है, तो वो होगी 180 से लेके 200 रेड तक और सेंटीग्रेड तक। लिख लिया? फॉर एग्जाम्पल, अब ये ग्रे क्या है, रेड क्या है, सेंटीग्रेड। रेड तो मैंने आपको बताया रेडिएशन अब्जॉर्ब डोज, रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने की ये डोज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी को हम वाट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जो भी है वोट में देखते हैं ना हम, इतना वोट का, इतने वोट का। अब हॉस्पिटल में एक इक्विपमेंट यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं डिफिब्रिलेटर, जिससे शॉक दिया जाता है पेशेंट को कार्डियक और रेस्पिरेटरी कंडीशन में। वहां पे जो यूज किया जाता है वो जूल्स के अंदर यूज किया जाता है। अगर आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, तो जो मशीन होती है वो, उसका जो करंट जो होता है जो पेशेंट को दिया जाता है हार्ट को रीस्टार्ट करने के लिए, वो जूल के अंदर होता है। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाट के अंदर होती है। बट यहाँ पे जो रेडिएशन थेरेपी जब हम देते हैं वो सेंटीग्रेड और रेड्स के अंदर होती है। तो क्वेश्चन ये बनता है, अगर पूछा जाएगा कि जो रेडिएशन की डोज है वो कितनी होगी, अगर उसमें ये नंबर लिखा गया है 180 टू 200 सेंटीग्रेड या रेड, तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकेशन। अब रेडिएशन देना है पेशेंट को, तो पर्टिकुलर कोई लोकेशन तो होगी ना उसको देने की। ऐसे तो है नहीं कि आईवी इंजेक्शन देना है तो आईवी इंजेक्शन के तौर पर, इसका एक पर्टिकुलर एरिया है, क्योंकि ये रेडिएशन है, ये पेशेंट को भी हार्म करेगा और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स की जो टीम है उस कैंसर डिपार्टमेंट में, रेडिएशन डिपार्टमेंट में, उनको भी ये इफेक्ट करता है। इसलिए इसका लोकेशन जानना बहुत जरूरी है कि ये दिया कैसे जाएगा। तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है टेलीथेरेपी, इसको बोलते हैं टेलीथेरेपी। टेलीथेरेपी का मतलब होता है जो दूर से दिया जाता है। टेली का मतलब ही यही है, आपने सुना होगा टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन का मतलब होता है काफी दूर है, दूर से वो चीज प्रोवाइड करता है, उसको टेली बोलते हैं, टेलीमेडिसिन बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेलीथेरेपी। अब ये होता क्या है वो हम यहां पे देखते हैं। यहां पे क्या है, जो सोर्स है, आउट ऑफ बॉडी होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता वो। अब यहां पे सोर्स हम किसको बोलते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, वो हमारा सोर्स था। उसको स्टार्ट कौन करता है, लिनर एसिलेटर, वो उसको स्टार्ट करता है। 4 हमारा सोर्स हो गया, उसको स्टार्ट करता है लिनर। अब सोर्स है, टेलीथेरेपी के अंदर सोर्स आउट ऑफ बॉडी होता है, बॉडी के अंदर नहीं होगा, बॉडी से बाहर होता। वो एक डायरेक्शन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी के शोल्डर पे ट्यूमर है कैंसर का, उसको टेलीथेरेपी देना है, तो वहां पे एक स्कोप होता है, स्कोप के द्वारा उसको टारगेट किया जाता है उसी एंगल से कि उस पर्टिकुलर जो कैंसर सेल है उसी को इफेक्ट किया जाए। तो उस कंडीशन में इसको बोल देते हैं सोर्स आउट ऑफ बॉडी, की सोर्स जो है वो बॉडी से बाहर होता है। वो समझ गए आप? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं
इसको बोलते हैं सील्ड सोर्स, सील्ड सोर्स, और इसको इम्प्लांटेड भी बोला जाता है, इम्प्लांटेड भी बोला जाता है। ये इतना लिख लिया आपने? टेलीथेरेपी क्या है? सोर्स जो है बॉडी से बाहर होता है, दूर से एंगल बना के रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उनको दिया जाता है। आइसोटोप कौन से हैं? 4 प्रकार के हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब क्या करते हैं, अब आता है ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है सील्ड और एक होती है अनसील्ड। लिख लिया? ये जो सील्ड है इसको बॉडी के अंदर इंप्लांट किया जाता है। इसको बॉडी के अंदर इंप्लांट किया जाता है। इंप्लांट का मतलब कोई भी बाहर एक्सटर्नल चीज जो सील्ड है उसको बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। रेगुलेटरी टाइम टू टाइम जो आइसोटोप है, जो रेडिएशन है वो रिलीज होता रहता है और पर्टिकुलर जो ट्यूमर है उसको वो क्योर करता रहता है, इसलिए इसको सील्ड बोला और इसको इंप्लांट किया जाता है। अनसील्ड क्या है? आईवी इंजेक्शन है और टेबलेट है। इसको अनसील्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको ब्लड के द्वारा उस ट्यूमर तक पहुंचाया जाता है। इसलिए इसको अनसील्ड बोला जाता है। एक है सील्ड जिसको इंप्लांट किया जाता है, एक है अनसील्ड जो आईवी और टेबलेट फॉर्म में ब्लड के अंदर इसको दिया जाता है। तो लोकेशन हो गया टेलीथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी। टेलीथेरेपी के अंदर सोर्स आउट ऑफ बॉडी होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा सोर्स है, ऐसी कौन सी थेरेपी है जिसमें रेडिएशन का जो सोर्स है, रेडिएशन का जो मॉलिक्यूल है वो बॉडी से बाहर होगा? तो आंसर होगा टेलीथेरेपी। ऐसा कौन सी मेडिसिन है कैंसर को क्योर करने के लिए रेडिएशन थेरेपी में जो इंप्लांट की जाती है, कौन सी थेरेपी में किया जाएगा? तो यहां पे आंसर आएगा ब्रैकीथेरेपी। और ब्रैकीथेरेपी 2 प्रकार की है, सील्ड और अनसील्ड। तो इसका ये हो गया आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये जो थेरेपी जब दी जाती है तो जो अब रेडिएशन कहीं निकलेगा तो वो इन्वायरमेंट में तो रहेगा ना, तो दूसरे पर्सन को भी तो इफेक्ट कर सकता है वो। इस थेरेपी के अंदर 2 से 5 मिनट तक ही उस रेडिएशन का इफेक्ट होता है। 2 से 5 मिनट, उसके बाद में रेडिएशन उसका ऑब्जर्व हो जाता है। सेकंड जो पर्सन है उसके टच में कोई अगर सराउंडिंग कोई पर्सन है तो उसको वो इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि 5 मिनट के अंदर ये जो है
निकल जाता है। अब बात करते हैं ब्रैकीथेरेपी के अंदर। ब्रैकीथेरेपी के अंदर 24 to 48 आवर्स, 24 घंटे से लेके 48 आवर्स तक वो रेडिएशन बरकरार रखता है। कौन सी थेरेपी के अंदर? ब्रैकीथेरेपी के अंदर। इस कंडीशन में क्या किया जाएगा? पेशेंट को आइसोलेट करेंगे। पेशेंट को क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमने सोर्स यूज किया था रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडिएशन थेरेपी के लिए, उसका इफेक्ट जो है 24 to 48 आवर्स तक वहां पे रहेगा। इसलिए हम पेशेंट को आइसोलेट करके ही वहां पे रखेंगे। उसके बाद में ये जो पेशेंट है ब्रैकीथेरेपी वाला, उसका कोई स्टूल, कोई एक्सक्रेट उसकी बॉडी से निकला है, वो भी 24 to 48 आवर तक उसको संभाल के रखा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी वो फोर्स प्रेजेंट होता है 24 से 48 घंटे तक। अगर यूरिन पास किया है तो उस यूरिन के अंदर 24 से 48 आवर्स तक वो रेडियो एक्टिव उस सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग डिस्पोज किया जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं साइट मार्किंग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जो है चीज इसके अंदर होती है। जब भी किसी पेशेंट को इस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है रेडिएशन थेरेपी के अंदर, तो जो उसका कंसल्ट डॉक्टर होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके, वो साइट मार्किंग करते हैं। समझ रहे हो आप? पोज किसी को राइट साइड में देना है तो उस राइट साइड में वो मार्क कर देते हैं, और किसी को लेफ्ट साइड में देना है तो लेफ्ट साइड में मार्क। फॉर एग्जांपल, अगर आज किसी पेशेंट को कंफर्म कर दिया कि इसको रेडिएशन थेरेपी देना है, जिसको हम बोलते हैं ना सेका लगता है, वो ये इसी को उसको सेका लगना बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, तो उस कंडीशन में वो क्या कि उसको मार्क कर देते हैं। अब इस मार्क को प्रिवेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नर्स की। नर्स कौन है? जिस डिपार्टमेंट में पेशेंट एडमिट होता है, जो असाइंड वहां पे नर्सिंग ऑफिसर्स होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मार्कर जो है ये इरेज नहीं होना चाहिए टिल देन रेडिएशन थेरेपी। तो इसके अंदर पहली चीज जो आती है वो है स्किन केयर। स्किन केयर स्किन केयर के अंदर किसी भी प्रकार का लोशन, सोप, पाउडर, ऑइंटमेंट का यूज नहीं किया जाएगा। सिर्फ अगर आपने बॉडी क्लीन करनी है, सिर्फ वार्म वाटर के द्वारा आपने क्लीन करना है। और क्लीन कैसे करना है? स्पंजिंग करना है। रब आपने बिल्कुल भी नहीं करना। नो रबिंग, ओनली स्पंजिंग। एक होता है रब करेंगे तो क्या होगा, जो मार्कर है वो उतर जाएगा, तो रेडिएशन जो टेक्नीशियन जो रेडिएशन देगा वो कहां देगा? वो प्रॉपर लोकेशन पे वो दे ही नहीं पाएगा।
ठीक है, इसलिए रब नहीं करना। किसी प्रकार का लोशन, सोप, पाउडर, ऑइंटमेंट, किसी प्रकार की क्रीम जो है उसके अंदर यूज, उस कंडीशन में यूज नहीं करनी है। ठीक है, नो रबिंग, ओनली स्पंजिंग। स्पंजिंग क्या होता है? पानी में डिप किया और स्किन केयर अगर करनी है तो इस तरह से स्किन केयर को किया जा सकता है और उसके अंदर कुछ नहीं करना। लूज क्लोथ वियर करने हैं, ओनली कॉटन। ये सारा स्किन केयर के अंदर आएगा। लिख लिया आपने। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऑलवेज शुड बी रिमेंबर दैट द मार्किंग शुड नॉट बी इरेज इन एनी कंडीशन। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसी के अंदर यही होता है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ नर्स। नर्स का यहां पे क्या रोल है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट, नो एनी प्रेग्नेंट नर्स कैन इंटरेक्ट विद द पेशेंट। अगर असाइंड स्टाफ प्रेग्नेंट है, वो पेशेंट के साथ में किसी भी प्रकार का डील नहीं करेगा। पहला पॉइंट। क्वेश्चन आ सकता है, अगर कोई पेशेंट है, पेशेंट बेड पे, और कोई विजिटर है उसको इंटरेक्ट करता है, तो उसके अंदर कितना डिस्टेंस रहेगा? तो उसका है मिनिमम 6 फीट डिफरेंस होना चाहिए पेशेंट के बेड से। ओके। अगर कोई नर्सिंग ऑफिसर पेशेंट के साथ में डील करता है, जो कैंसर यूनिट होती है वहां पे जितना भी स्टाफ है, सभी स्टाफ को एक मीटर दिया जाता है। उस मीटर को बोलते हैं डोजीमीटर। डोजीमीटर ये क्या करता है? जितना भी नर्सिंग स्टाफ होता है जो पेशेंट, इनके रेडिएशन थेरेपी वाले पेशेंट के साथ में डील करता है, उसका एक क्राइटेरिया है कि 30 मिनट से ज्यादा वो स्टाफ पेशेंट के साथ में डील नहीं करेगा। 30 मिनट होते ही वो उस रूम से जहां पे पेशेंट को आइसोलेट किया है वहां से बाहर हो जाएगा, और जब भी पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा डोजीमीटर लगा के ही इंटरेक्ट रहेगा। ये मीटर बताता है कि 30 मिनट में कितना रेडिएशन ऑब्जर्व हुआ है। डोजीमीटर का ये काम है कि कितना रेडिएशन उस टाइम पीरियड में जब पेशेंट के साथ में डील किया था तो ऑब्जर्व हुआ है। इसी को बोलते हैं डोजीमीटर। ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जब भी रेडिएशन डिपार्टमेंट में आप जाओगे, हॉस्पिटल में जब भी आपको मौका मिलेगा,
जहाँ पे CT MRI ये सब चीजें होती हैं, और एक्सरे भी वो करते हैं। तो एक एप्रेन पहना जाता है जिसको बोलते हैं लेड एप्रेन। फ्रंट में इसको वियर किया जाता है ताकि रेडिएशन बॉडी के अंदर इंटर नहीं करता। तो इस कंडीशन के अंदर जब भी नर्सिंग ऑफिसर जो है पेशेंट के साथ में इंटरेक्ट करेगा तो उस कंडीशन में वो लेड एप्रन जो है पहन के ही जाएगा। और जाता पेशेंट, सपोज पेशेंट का रूम इस तरफ है तो जाएगा वो ऐसे, बट वापिस आते टाइम नर्स शुड नोट शो द बैक, क्योंकि लेड एप्रन सिर्फ फ्रंट में होता है, बैक में नहीं होता। तो जो पेशेंट के रूम से बाहर आते हैं तो बैक पेशेंट की तरफ नहीं होना चाहिए, जिस तरफ आप गए थे उसी तरफ उल्टे पैर आप वापिस आओगे। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो अगर 30 मिनट पेशेंट के साथ में करना है तो वो हो नहीं पाता, इसलिए वो फ्रंट में दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, पेशेंट के साथ में जब भी इंटरेक्ट किया जाएगा तो लेड एप्रन का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ऐसी कौन सी चीज है जो वहां पे वर्किंग है, जो पेशेंट के साथ में वर्किंग है, नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स या मेल नर्स जो भी है, उसको रेडिएशन से क्या प्रोटेक्ट करता है। तो वहां पे 4 ऑप्शन आएंगे। अगर वहां पे ऑप्शन आता है लेड एप्रन तो आपका ये राइट आंसर है, कहीं पे सोचने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं होती जो नर्सिंग ऑफिसर को रेडिएशन से बचा सके एक्सेप्ट लेड एप्रन। ओके, नेक्स्ट आता है जितना भी ड्यूटी जो पीरियड होता है पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने का, वो टाइम पीरियड 30 मिनट का होता है, जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर वार्ड के अंदर सपोज 6 रूम बने हुए हैं और 6 पेशेंट हैं तो एक पर्सन एक ड्यूटी में सिर्फ 30 मिनट ही पेशेंट के साथ में इंटरेक्ट करेगा, वो भी इसके साथ में डोजीमीटर के साथ में, ताकि उससे पता चलता है कि कितना रेडिएशन अब्जॉर्ब हो चुका है। और 30 मिनट के बाद में वो जो कंसर्न स्टाफ है वो चला जाएगा, नेक्स्ट स्टाफ उसकी जगह जब भी जरूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट स्टाफ ही जाएगा, ये पर्सन नहीं जाएगा। ये इसका राइट भी बोल सकते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सील्ड इम्प्लांट हमने किया था स्टार्टिंग के अंदर, ये तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रेडिएशन के अंदर, इन मार्किंग के अंदर। अब नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सील्ड इम्प्लांट जब किया था और पेशेंट को किया हुआ है, उस वार्ड में पेशेंट है, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी? पहला, डू नॉट अलाउ पेशेंट टू वॉक। पेशेंट को वॉक करने के लिए अलाउ नहीं करना। अगर पेशेंट बोलता है कि आई वांट यूरिन पास करना है तो आप वो फैसिलिटी उसको वहीं पे प्रोवाइड कराओगे, ऐसे नहीं कि आप उसको वॉशरूम तक लेके जाओगे। अगर इस कंडीशन में वॉशरूम लेके जाते हो और इम्प्लांट रिमूव हो जाता है बॉडी से तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए ये बात को ध्यान में रखना हुआ है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए पेशेंट को वॉकिंग के लिए अलाउड नहीं है अगर सील्ड
रेडियो एक्टिव इम्प्लांट बॉडी के अंदर किया गया है, तो अगर इम्प्लांट डिसलॉज हो जाता है, डिसलॉज का मतलब है जहां लगाया था उससे बाहर नीचे गिर गया या बेड पे गिर गया, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा,